नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास में बात करेंगे बुद्धि की रचना के जो आलोचनात्मक स्वरूप और उसका मापन संबंधित करेंगे। और इस चैप्टर से आप सभी को लोगों को पता ही होगा कि पिछले बार जो है बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे। ये चैप्टर किस लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये भी हम बात करेंगे। इस चैप्टर से दोस्तों लगभग पिछली बार जो है आपके 14 से 15 प्रश्न जो है पूछे गए हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा कि बुद्धि के रचना का आलोचनात्मक स्वरूप के क्या क्या प्रश्न पूछे गए। तो वो सभी प्रश्नों की बात करेंगे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे और बुद्धि से संबंधित जितने भी सिद्धांत पूछे जाते हैं उन सभी की बात करेंगे। बाकी सभी क्लासेस चल रही जिनका भी आई बटन पे प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, तो प्लेलिस्ट भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारी क्लासेज A to Z, ठीक है, A to Z आपको मिल जाएंगी, क्रमवाई लेक्चर आपको मिल जाएंगे, सभी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे क्लासेज आप सभी के लिए। तो चलिए बुद्धि के चैप्टर की बात करते हैं। बुद्धि जो शब्द होता है हमारे प्रयोग में, हमारे दैनिक जीवन में प्राय होता रहता है। जो व्यक्ति जीवन की विभिन्न परिस्थितियों का कुशलतापूर्वक सामना करने में समर्थ होता है उसे बुद्धिमान माना जाता है। हम अक्सर देखें ये व्यक्ति बुद्धिमान है, बुद्धिजीवी है। बुद्धिजीवी शब्द पहले बुजुर्ग लोग शब्द किए, लेकिन अब क्या है, इंटेलिजेंस कहते हैं, ये बहुत इंटेलिजेंट लड़का है। पिछली बार क्या पूछा गया है वर्ग 3 में कि भाषाई बुद्धि के लिए एक और अन्य नाम शारीरिक भाषाई रूप में जानी जाती है। भाषाई बुद्धि के लिए एक और अन्य नाम क्या है, शारीरिक भाषाई रूप में जानी जाती है। ये एमपी टेट में आया हुआ प्रश्न है। और इसके विपरीत आचरण करने वालों को क्या कहा जाता है, अल्पज्ञ कहा जाता है। लेकिन मनोवैज्ञानिकों के दृष्टिकोण में बुद्धि की परिभाषा थोड़ी इन्होंने अलग मानी है। जैसे फ्रीमैन ने क्या माना है, फ्रीमैन ने बुद्धि की अनेक परिभाषाओं एकत्र किया और उनका विश्लेषण करने के उपरांत यह तय किया कि बुद्धि की सभी परिभाषाओं को 3 वर्गों में बांटा गया। पहला वर्ग इसमें क्या आता है कि उसने उन परिभाषाओं को रखा जो यह दावा करती हैं कि बुद्धि सीखने की योग्यता या क्षमता है। दूसरा वर्ग है कि उसमें उन सभी परिभाषाओं को रोका गया या स्पष्ट करती है कि बुद्धि जो अमूर्त एवं उच्च स्तरीय मानसिक क्रिया करने की योग्यता है। और तृतीय वर्ग को उन परिभाषाओं को सामने स्थान दिया गया जो यह कहती हैं कि बुद्धि वातावरण के साथ संयोजित और अनुकूलित होने की शक्ति है। तो 3 वर्गों में जो यह विभाजित किया गया परिभाषाएं हैं, ये तीनों वर्गों में अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए जानते हैं बुद्धि की प्रमुख परिभाषाएं जो एग्जाम में पूछी जाती। डियरबोर्न के अनुसार बुद्धि सीखने या अनुभव का लाभ उठाने की योग्यता है। टर्मन ने कहा है कि अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता का नाम ही बुद्धि है। ये एमपी टेट में आया हुआ प्रश्न है। इसी प्रकार बकिंघम की परिभाषा है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। स्टर्नबर्ग के अनुसार क्या परिभाषा है, स्टर्न की परिभाषा है कि बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों में अपने विचारों को जानबूझकर जो है समायोजित करता है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और पिछली बार वर्ग 3 में क्या पूछा गया है 22 में कि वह तकनीक जिससे एक बच्चा अपनी इंद्रियों द्वारा आपूर्ति की जानकारी को प्राप्त करता है तो वह उसकी बुद्धिमत्ता कहलाती है। और संवेदना को ज्ञान की प्रथम सीढ़ी कहा गया है। तो संवेदना को ज्ञान की प्रथम सीढ़ी कहा गया है, ठीक है। और क्या ध्यान है कि वह तकनीक जिससे एक बच्चा अपनी इंद्रियों द्वारा अपूर्ति की जानकारी को प्राप्त करता है वह उसकी बुद्धिमत्ता कहलाती है। भाई किसी को अपूर्ति जानकारी अपने बुद्धि के द्वारा ही जानकारी प्राप्त कर लेता है उसको ही बुद्धिमत्ता बोला जाएगा। बुद्धि के प्रमुख तत्व जो है आए थे, वह पिछली बार पूछा गया था बुद्धि के प्रमुख तत्व के बारे में। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं, सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारी प्यारी गहने बहनें, गृहिणी, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड टीचर्स। बुद्धि के जो घटक होते हैं, पहला होता है अनुभव से सीखना, स्मृति से सीखना और तार्किक चिंतन। ये 3 ऐसे शब्द हैं जो बुद्धि से संबंधित आपके एग्जाम में ये शब्द आएंगे प्रश्नों पर। क्या है, बुद्धि के घटक कौन कौन से हैं, अनुभव से सीखना, स्मृति से और तार्किक चिंतन। उपरोक्त परिभाषा के आधार पर बुद्धि के 5 प्रमुख तत्वों को निम्नानुसार बांटा गया है। तो बुद्धि के 5 तत्व कौन कौन से हैं, सीखने की क्षमता, इसके बाद तर्क की योजना, विभिन्न वस्तुओं को पहचानने की क्षमता, विभिन्न संबंधों को समझने की योग्यता, नवीन परिस्थितियों में अपने ज्ञान का समुचित प्रयोग करने की क्षमता। ये बुद्धि के 5 प्रमुख तत्व हैं जो क्रमबद्ध दिया गया है। पहले सर्वप्रथम सीखने की, फिर तर्क करने की, फिर विभिन्न वस्तुओं की पहचानने की, फिर संबंध को समझने की, फिर नवीन परिस्थितियों में अपने ज्ञान को समुचित प्रयोग की। अब जानते हैं पिछली बार इससे क्या पूछा गया था, क्या आप जानते हैं, आइए जान लेते हैं। गार्डनर का मत है कि प्रत्येक व्यक्ति में 7 प्रकार की प्रतिभाएं होती हैं।
किसी में दो अधिक प्रधान प्रतिभाएं होती तथा संतुलित रूप से होती। किसने कहा? गार्डनर ने कहा। यह पिछली बार आया हुआ प्रश्न है। अगला, स्पीयरमैन ने 7 वर्ष बाद 1911 में अपने उक्त सिद्धांत को सुधारा और कहा कि बुद्धि में 2 तत्व के स्थान पर 3 तत्व होते हैं, समान, विशिष्ट और समूह तत्व। तो त्रितत्व सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। स्पीयरमैन ने क्या बताया कि 1911 में अपने सिद्धांत में उन्होंने सुधार करके बताया कि बुद्धि में 2 तत्व के स्थान पर कितने होते हैं? 3 तत्व होते हैं। कौन कौन से? समान, विशिष्ट और समूह तत्व। किसने सुधारा? स्पीयरमैन ने सुधारा। ये भी पिछली बार आया हुआ प्रश्न है। यानी बुद्धि की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? तो बुद्धि क्या कैसी होती है? जन्मजात होती है, या वंशानुक्रम से प्रभाव से प्रभावित होती है, और लिंग भेद पर बुद्धि का कोई असर नहीं पड़ता। बुद्धि से विशेषताओं से ये 3 पॉइंट याद रखना। बुद्धि जन्मजात होती है, वंशानुक्रम से प्रभावित होती है, और लिंग भेद से कोई असर नहीं पड़ता कि लड़का है लड़की है। बुद्धि से इसका कोई लेना देना नहीं। अगला, बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के विषयों में अनेक सिद्धांत प्रचलित है। इनमें से पहला आता है एक खंड का सिद्धांत। आपने पढ़ा होगा एक खंड का सिद्धांत। एक खंड वाले सिद्धांत के समर्थक बुद्धि को अखंड एवं अविभाज्य इकाई मानते हैं। जैसे बिनेट, टर्मन एवं स्टर्न मत किसके प्रतिपादक हैं? एक खंड सिद्धांत अगर आता है तो बिनेट, टर्मन, स्टर्न की बात होती है। दूसरा आता है द्विखंड का सिद्धांत। द्विखंड सिद्धांत, इस सिद्धांत को स्पीयरमैन ने प्रतिपादित किया था। उसके मतानुसार, यानी स्पीयरमैन के मतानुसार, प्रत्येक व्यक्ति में 2 तरह की बुद्धि मौजूद होती है। इनमें से एक समान और दूसरी विशिष्ट योग्यता वाली होती है। अब आप बोलेंगे समान यानी कि जनरल जिसे बोलते हैं, जी और एस फैक्टर आपने पढ़ा होगा। एस मतलब स्पेशल, जी मतलब जनरल अर्थात समान। समान योग्यता के अंतर्गत सभी कार्यों को सहायता की जाती है, और विशिष्ट योग्यता के अंतर्गत विशिष्ट कार्यों में सहायता की जाती है। ये आपने स्पेशल और जनरल, ये चीज़ें आपकी। तो 2 खंड सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन हैं, और उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में 2 प्रकार की बुद्धि होती है, समान और विशिष्ट। ये पिछली बार पूछा गया प्रश्न था। ठीक है, और जान लेते हैं क्या पिछली बार पूछा गया था। किसका बुद्धि पर सामाजिक प्रभाव में दृढ़ विश्वास था, और उसने कहा कि इसे पूरी तरह से अनुमानसिक रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो अल्फ्रेड बिने ने कहा था। ये स्टेटमेंट परिभाषा पूछी गई थी। क्या पूछा गया था? कि किसका बुद्धि पर सामाजिक प्रभाव में दृढ़ विश्वास था, और उसने कहा कि पूरी तरह से अनुमानसिक रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो किसने? अल्फ्रेड बिने ने। अल्फ्रेड बिने का यह स्टेटमेंट हो जाता है। अगला पूछा कि बुद्धि का त्रिपक्षीय सिद्धांत में किस चरण में व्यक्ति पिछली स्थितियों और वर्तमान स्थिति के मध्य संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है? मैपिंग की बात करेंगे तो ये भी पिछली बार आया हुआ है। मतलब बुद्धि का जो आपकी पिछली स्थिति और वर्तमान स्थिति के मध्य संबंध स्थापित करने का जो प्रयास करता है वह बुद्धि का त्रिपक्षीय सिद्धांत होता है। कौन सा होगा? त्रिपक्षीय सिद्धांत, जिसे हम मैपिंग बोलते हैं। जो पिछली स्थिति और वर्तमान स्थिति के मध्य क्या करे? संबंध स्थापित करे। अगला प्रश्न देखिए, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि क्या होती है? तो स्पीयरमैन के साथ बुद्धि जो होती है वह तर्क संगत चिंतन कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। शेल्डन 160 से अधिक आईक्यू के साथ प्रतिभाशाली वैज्ञानिक हैं। उन्होंने हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में शीर्ष पुरस्कारों में से एक जीता है। हालांकि जब एक सफल मित्र मंडली बनाए रखने की बात आती है तो वह विफल हो जाती है। और कौन सा सिद्धांत इस व्यवहार की व्याख्या करता है? तो वह कहलाता है बहुबुद्धि का सिद्धांत। ये भी आया हुआ प्रश्न है। यानी शेल्डन ने 160 से अधिक जिसका आईक्यू 7 प्रतिभाशाली माना। किसके? 160 के माना। वैसे 140 के ऊपर होता है, लेकिन शेल्डन ने 160 से अधिक आईक्यू वालों को प्रतिभाशाली वैज्ञानिक हैं। उन्होंने हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में शीर्ष पुरस्कारों में से एक जीता। शेल्डन ऐसे वैज्ञानिक है जिनकी आईक्यू लेवल कितनी? 160 से अधिक, और इन्होंने भौतिकी के क्षेत्र में पुरस्कार भी इनको जीता है। हालांकि जब एक सफल मित्र मंडली बनाए रखने की बात आती तो वह विफल हो जाता है। और कौन सा सिद्धांत इस व्यवहार की व्याख्या करता? तो वह कहलाता है बहुबुद्धि का सिद्धांत। अगला, ठोस बुद्धि आपने पढ़ा होगा, जिसे हम क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस बोलते हैं। ये किस पर निर्भर करता है? तो ठोस बुद्धि निर्भर करता है अर्जित अनुभव पर। और अगर मान लीजिए कोई नीता जो कि कक्षा 8 की एक छात्रा है, उसने हाल ही में आतंकवाद और धर्म की प्रतियोगिता जीती है, तो उसमें कौन होगा? अस्तित्वगत बुद्धिमत्ता होगी। ये पिछली बार आया हुआ प्रश्न। ठोस बुद्धि पर निर्भर होना तो अर्जित अनुभव होगा, और ये आतंकवाद और धर्म की प्रतियोगिता जीतना तो वह अस्तित्वगत बुद्धिमत्ता हो जाएगी।
तो इन सभी पॉइंट्स को आपके माइंड की मेमोरी में सेव कर लेना है, क्योंकि सारे रिवीजन करना है और सारे रिपीट हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धिलब्धि प्राप्तांक शैक्षणिक प्रदर्शन के साथ उच्च रूप से सहसंबंधित होते हैं। ये भी बुद्धि से संबंधित पूछा गया कि जो बुद्धिलब्धि प्राप्तांक होते हैं वह शैक्षणिक प्रदर्शन के साथ क्या होते हैं, उच्च रूप से सहसंबंधित होते हैं। और इसी के साथ कोल एवं ब्रूस ने कहा है कि बुद्धिलब्धि से यह ज्ञात होता है कि व्यक्ति की सामान्य योग्यता के विकास की गति कैसी है। किसने कहा? कोल एवं ब्रूस के अनुसार। दूसरे शब्दों में बुद्धिलब्धि का पैमाना क्या है, जिससे यह पता चलता है कि बालक की मानसिक योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है। इस पर टर्मन कहाँ पीछे रहने वाले हैं? टर्मन ने भी बोला। टर्मन के अनुसार मेधावी एवं प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धिलब्धि 140 से अधिक होती है। मैंने क्या कहा था? टर्मन ने 140 से अधिक बताया, लेकिन शेल्डन की 160 से प्लस अधिक बुद्धिलब्धि माना गया है। समान बुद्धि में यह आंकड़ा 90 से 110 के बीच होता है, यानी 91 से लेके 109 तक इसको समान बुद्धिलब्धि माना गया है, समान की कैटेगरी पर रखा गया है। और अगला है, जबकि महामूर्ख श्रेणी वाले बालकों को 20 या 20 से कम रखा गया है। किसने? टर्मन के अनुसार। अगला पॉइंट जो आता है कि आईक्यू का संबंध मानसिक क्रियाओं से होता है। प्रश्न आ गया कि आईक्यू का संबंध किससे होगा, तो मानसिक क्रियाओं से होता है। और इसका पूरा नाम क्या होता है? इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट होता है, आईक्यू का फुल फॉर्म। ये पिछली बार आया हुआ प्रश्न है। अगला है, मध्यम मानसिक रूप से मंद बच्चों का आईक्यू 40 से 55 के मध्य होता है, और अत्यधिक मानसिक रूप से मंद बच्चों का आईक्यू 25 से कम होता है। इसके बाद आपको क्या ध्यान देना है? आपको ध्यान यह देना है कि पिछली बार जो पूछा गया था, इन पॉइंट्स को आपके सेव कर लेना है। अभय के शिक्षक ने देखा कि वह पूरी कक्षा को शेक्सपियर के सॉनेट्स के रूपों को समझाने या समझने तथा फिर समझाने में सक्षम था। इसने शिक्षक को संकेत दिया कि अभय के पास भाषाई बुद्धि थी, यानी पहले समझा खुद फिर इसके बाद समझाया, तो भाषाई बुद्धि की बात हो जाएगी। अगला, हार्वर्ड गार्डनर ने शुरुआत में 7 प्रतिभाएं सूत्र रूप में रखी थी। पहले 2 को स्कूल में महत्व दिया, फिर अगली 3 कला जोड़ी जाती है, फिर अंतिम 2 वे होते हैं जिन्हें हार्वर्ड गार्डनर ने व्यक्तिगत प्रतिभा कहा। तो हार्वर्ड गार्डनर ने शुरुआत में 7 प्रतिभाएं जोड़ी हैं। डेविड विक्लेसर एक रोमानियाई मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने प्रसिद्ध खुफिया पैमानों को विकसित किया, जैसे वेक्सलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, रेक्सलर इंटेलिजेंस स्केल और फार्ल चिल्ड्रेंस, जिसे हम WISK बोलते हैं। ठीक है, इन सभी पॉइंट्स को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सारे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों। अगला कि गिलफोर्ड ने सिद्धांत बुद्धि की संरचना में सक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद होती है। इसमें मूल्यांकन को उपखंड के रूप में नहीं माना जाता। बहुबुद्ध सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। तो बहुबुद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन हार्वर्ड गार्डनर ने किया था। गार्डनर के अनुसार बुद्ध के विभिन्न प्रकार मानव बुद्धि की विविधता के परिचायक होते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि हार्वर्ड गार्डनर में बहुबुद्ध सिद्धांत ने बुद्ध में कई प्रकार के बुद्धि बताए। किसने? हार्वर्ड गार्डनर ने। पहला आता है पदानुक्रमिक सिद्धांत, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। पदानुक्रमिक सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन हैं? तो फिलिप वर्नन है। वर्नन ने कहा कि मानवीय योग्यताएं एक क्रमिक रूप में व्यवस्थित होती हैं। इसमें जो समान कारक होता है, समान कारक में शाब्दिक और शैक्षिक योग्यताएं होती हैं। मुख्य समूह कारक में शाब्दिक, आंकिक, यांत्रिक होता है, और सूचना प्रौद्योगिकी स्थानिक। गतिक व यांत्रिक जो योग्यताएं होती हैं ये समान में आ जाती हैं। ठीक है, इसके बाद बुद्धिलब्धि का वर्णन किसके अकॉर्डिंग? टर्मन के अकॉर्डिंग। टर्मन ने बुद्धिलब्धि का किस प्रकार से वर्णन किया है ये भी जानना है। जो जिनकी बुद्धिलब्धि 140 से अधिक होती है, लगभग 2% लोगों की होती है, जो प्रतिभाशाली बुद्धि माना गया है, जीनियस माना गया है। और दूसरा होता है 120 से लेकर 139, जिनकी लगभग 7% लोगों की होती है ऐसी बुद्धिलब्धि। और इनको अतिश्रेष्ठ, अति प्रखर, अत्यंत तीव्र और अति कुशाग्र बोला जाता है। इन सारे पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स को नोट करते जाइएगा। हो सके तो स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। 110 से 119 के बीच जिनकी बुद्धिलब्धि होती लगभग 16% लोगों के पास होती है। और तीव्र, श्रेष्ठ, प्रखर, बुद्धि, उत्तम, ये सारे होते हैं। अगला आता 90 से 109 के बीच 50% लोगों की आती है, उनमें से हम लोग भी शामिल हैं।
हम लोग भी एक औसत और समान बुद्धि वाले हैं, कोई प्रतिभाशाली बुद्धि वाले नहीं, हम समान बुद्धि में ही आते हैं। ठीक है, तो लगभग यहाँ आधी जनसंख्या है जिनकी बुद्धिलब्धि समान होती है, जिसे औसत एवरेज बोला जाता है। टर्मन के अकॉर्डिंग 80 से 89 में लगभग 16% लोगों की है, और इसको मंद बोला जाता है, मंद बुद्धि, पिछड़ी बुद्धि जो बोला जाता है। और अगला आता है 70 से 79, लगभग 7% लोग होते हैं इसमें, क्षीण बुद्धि, निर्बल बुद्धि बोला जाता है। और अगला आता है 70 से कम 2% होती है, निश्चित क्षीण बोला जाता है। और 51 से 69 मूर्ख बोला जाता है। 26 से 50 मूढ़ बुद्धि बोला जाता है। 0 से 25 महामूर्ख या जड़ बोला जाता है। किसके अकॉर्डिंग? टर्मन के अकॉर्डिंग। तो टर्मन के अकॉर्डिंग ये IQ लेवल है, क्लासिफिकेशन ऑफ IQ बाय टर्मन। अब आती बुद्धि के सिद्धांत जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिद्धांत क्या पूछा? बुद्धि का एक कारक का सिद्धांत अल्फ्रेड बिनेट, टर्मन और स्टर्न। बुद्धि के द्विकारक का सिद्धांत स्पीयरमैन, जो कहाँ के हैं? ब्रिटेन के निवासी हैं। इसके बाद आता है बुद्धि के त्रिकारक का सिद्धांत, तो त्रिकारक के भी स्पीयरमैन है। बहुकारक का सिद्धांत किसने दिया? तो सभी लोग जानते हैं बहुकारक की बात आती तो थॉर्नडाइक की बात आती है। इसके बाद प्रश्न आता है कि समूह कारक का सिद्धांत किसने दिया? तो समूह का थर्स्टन ने दिया, जो कि अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। बुद्धि का प्रतिदर्श का सिद्धांत, तो प्रतिदर्श का सिद्धांत किसने दिया? थॉमसन। अगला है बुद्धि के पदानुक्रमिक सिद्धांत, तो सीरियल बर्ट और वर्नन ने दिया। ब्लूम का सिद्धांत तो प्रोफेसर ब्लूम ने ही दिया था, जो कि अमेरिकी निवासी है। और अगला जो पूछा जाता है कि बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, तो त्रिआयामी की बात आती थी, गिलफोर्ड ने दिया है। बुद्धि के का और खा का सिद्धांत हैब ने दिया है। त्रितंत्र या त्रिपाची सिद्धांत रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे जी ने दिया, जो कि स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। फिर अगला आता है तरल और ठोस धारा प्रवाह सिद्धांत, RV केटल। और बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर। ये जो इम्पोर्टेंट्स आपके सिद्धांत है, ये सिद्धांत बुद्धि से संबंधित सिद्धांत है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आइए बात करेंगे इम्पोर्टेंस ये कि गिलफोर्ड के क्या क्या सिद्धांत हैं। तो गिलफोर्ड के सिद्धांत त्रिविमीय सिद्धांत, बुद्धि संरचना सिद्धांत और 3 विभाएँ हैं, संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद। ये किसके हो जाएंगे? गिलफोर्ड के हो जाएंगे। ठोस और तरल बुद्धि के सिद्धांत किसके हैं? कैटल और हार्न की बात करेंगे, जिसमें GCGF मॉडल है। तरल बुद्धि वंशागत क्षमता है, ठोस बुद्धि अनुभव द्वारा ज्ञान है। और बुद्धि के सिद्धांत में अगला आता है समूह कारक का सिद्धांत। समूह कारक में थर्स्टन है और मानसिक क्षमताओं का समूह है। 7 प्रधान क्षमताएं होती हैं इसमें समूह कारक में। शाब्दिक अर्थ क्षमता, शब्द प्रवाह क्षमता, दैशिक क्षमता, आंकिक क्षमता, तर्क क्षमता, स्मृति क्षमता, प्रत्यक्षणात्मक गति क्षमता। इसके बाद बहुकारक सिद्धांत आता है। बहुकारक सिद्धांत के प्रवर्तक थॉर्नडाइक हैं, जो बालू का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो बालू का सिद्धांत है तो वह आपके बहुकारक का सिद्धांत है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। और इसमें भिन्न छोटे छोटे तत्व सम्मिलित होते हैं, इसलिए बालू के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला एक कारक का सिद्धांत, जो कि स्टर्न, बिने, स्टर्न और टर्मन है, जॉनसन आदि है। ये जो सिद्धांत है यह निरंकुशवादी सिद्धांत कहलाता है। बुद्धि इसमें एक ही तत्व होता है और सभी प्रकार की क्षमताओं का प्रदर्शन होता है। द्विकारक के सिद्धांत के प्रवर्तक स्पीयरमैन है। कारक विश्लेषण का प्रयोग होता है और इसमें समान कारक और विशिष्ट कारक 2 प्रकार के कारक होते हैं। तो ये रहा दोस्तों, हमने जो आपके बुद्ध से संबंधित इम्पोर्टेंट किया, और बुद्ध से संबंधित इम्पोर्टेंट लगभग 60 क्वेश्चन करेंगे। तो आने वाले क्लास में 50 से 60 क्वेश्चंस करेंगे, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न होंगे, संभावित प्रश्न होंगे और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न होंगे। तो सारे प्रश्न वो करेंगे जो आपके लिए बेहतरीन प्रिपरेशन हो। और आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पे पढ़ना मतलब 101% सिलेक्शन पाना, क्योंकि यहाँ पे प्रिपरेशन की जाती है, यहाँ पे तैयारी की जाती है, क्योंकि एक फैमिली है, परिवार है। जब परिवार मिल के तैयारी करते हैं तो अच्छा बेनिफिट होता है। और जो कहते हैं ना, कोई भी कार्य अगर मिल के किया जाए तो अवश्य सफल होता है, और मेहनत कम लगती है, नतीजा बहुत बड़ा होता है, सफलता ज़्यादा मिलती है। तो सभी लोग प्रिपरेशन में लग जाइए, तैयारी मजबूत कीजिए।